आइए आज हम बात करते हैं पाइलोनेफ्राइटिस की। ठीक है, तो हम पाइलोनेफ्राइटिस की बात कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए हम एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की बात करेंगे और क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस की बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बात किया था एक्यूट सिस्टाइटिस की। तो देखिए हम ओवरऑल क्या बात कर रहे हैं, यूटीआई की मोस्ट कॉमन हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यूटीआई में हमारा जो होता है ये लोअर यूटीआई होता है और अपर यूटीआई होता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो लोअर यूटीआई में हमारा देखिए ये यूरेथ्रा और ब्लैडर तक आ जाता है। ठीक है, तो यूरेथ्रा ब्लैडर लोअर यूटीआई में आ गया और जो किडनी का इन्वॉल्वमेंट होता है तो इसको हम अपर यूटीआई बोलते हैं। तो ये अपर यूटीआई हो गया और इसमें हमको पाइलोनेफ्राइटिस देखने को मिलता है। तो ये पाइलोनेफ्राइटिस मोस्ट कॉमनली हमको ये यूटीआई में ही देखने को मिलता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, लेकिन ये हेमाटोजेनस सेपरेट भी होता है। ठीक है, तो अगर मोस्ट कॉमन कॉज पाइलोनेफ्राइटिस का पूछा जाए तो यूटीआई का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, ई कोलाई। तो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस का भी मोस्ट कॉमन कॉज जो होगा हमारा ये ई कोलाई ही होगा। ठीक है, लेकिन ये हेमाटोजेनस सेपरेट भी होता है, ये हमको याद रखना है। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स इन्फिल्ट्रेट रीनल इंटरस्टिशियम। तो न्यूट्रोफिल्स जो होंगे ये रीनल इंटरस्टिशियम को ये इन्फिल्ट्रेट करेंगे और उसके अलावा क्या होगा, यहाँ पे देखिए, ये देखिए रीनल इंटरस्टिशियम में देखिए हमको न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स ये रीनल इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट है और अफेक्ट कॉर्टेक्स विद रिलेटिव स्पेयरिंग ऑफ ग्लोमेरुलस वेसल्स। ठीक है, देखिए अफेक्ट कॉर्टेक्स, तो ये कॉर्टेक्स को अफेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ग्लोमेरुलाई या वेसल्स जो होंगी ये स्पेयर रहेंगे। पहली बात क्यों स्पेयर रहती हैं, क्योंकि मोस्टली ये लोअर यूटीआई से एसेंड होकर आता है, इस वजह से पहले इसको ट्यूब्यूल्स ही मिलते हैं। इस वजह से मोस्टली जो होती हैं ये ग्लोमेरुलस अनअफेक्टेड रहती हैं। लेकिन अगर हेमाटोजेनस सेपरेट से भी आ रहा है ना, तब भी ग्लोमेरुलस वैसे मोस्टली अनअफेक्टेड रहती हैं। इस वजह से यहाँ पे हमको सिर्फ ट्यूब्यूल्स और क्या नाम है कॉर्टेक्स में परेशानी देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखिए प्रेजेंटेशन की बात की गई, प्रेजेंट विथ फीवर, फ्लैंक पेन, नोजिया, वोमिटिंग एंड चिल्स। देखिए यहाँ पे सिस्टमिक प्रेजेंटेशन हमको देखने को मिलेगा, जबकि हम यहाँ पे देखिए लोअर यूटीआई यानी एक्यूट सिस्टाइटिस में बात करके आए थे कि यहाँ पे सिस्टमिक साइन जैसे हाई फीवर और चिल्स जो होंगे ये यूजुअली एब्सेंट रहते हैं। लेकिन पाइलोनेफ्राइटिस में यहाँ पे देखिए हमको फीवर और चिल्स ये हमको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं और फ्लैंक पेन तो रहेगा ही, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस और नोजिया और वोमिटिंग ये सब हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो पता चला कि इसमें हमको सिस्टमिक साइन भी प्रेजेंट देखने को मिलेंगे पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन में। और उसका फिर देखिए यहाँ पे क्या है, कॉजेस इंक्लूड असेंडिंग यूटीआई। तो यहाँ पे देखिए इसके कॉजेस की बात की जा रही है, क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम बताया ना कि ये असेंडिंग यूटीआई, तो असेंडिंग यूटीआई और इसी वजह से ई कोलाई इज द मोस्ट कॉमन कॉज और हेमाटोजेनस सेपरेट भी होता है। ठीक है, तो यही शुरू में बताया कि इसका हेमाटोजेनस सेपरेट भी होता है किडनी तक। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंट विद डब्ल्यूबीसी इन यूरिन। तो यूरिन में हमको डब्ल्यूबीसी देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि डब्ल्यूबीसी कास्ट भी प्रेजेंट देखने को मिले हैं। तो पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन में हमको मालूम है कि यहाँ पे इंटरस्टिशियम में डब्ल्यूबीसी आ जाते हैं, इस वजह से ना ये डब्ल्यूबीसी कास्ट भी हमको देखने को मिल सकता है यूरिन में। जबकि हम ग्लोमेरुलर डिजीज में बात करें ना तो ग्लोमेरुलर डिजीज में हमको आरबीसी कास्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको याद रखना है कि ग्लोमेरुलर डिजीज में हमको आरबीसी कास्ट देखने को मिलता है और जो ट्यूबुलर डिजीज होती है ना मोस्टली इसमें हमको डब्ल्यूबीसी कास्ट देखने को मिलता है। तो पाइलोनेफ्राइटिस में हमको डब्ल्यूबीसी कास्ट देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर देखिए सिटी फाइंडिंग की बात की जा रही है कि जब हम सिटी करेंगे ना तो हमको स्ट्रेटेड पेरेन्काइमल इन्हांसमेंट सिटी में देखने को मिलेगा। तो ये सिटी फाइंडिंग की बात की गई। और उसके बाद फिर हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। तो देखिए रिस्क फैक्टर क्या है, इंक्लूड इन्वेलिक यूरिनरी कैथेटर, तो इसके जरिए यूटीआई होगा, या यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन ये भी यूटीआई करता है, और वसाइको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स। ठीक है, तो वसाइको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स ये सारी चीज़ें हैं, और डायबिटीज मेलाइटस। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो रिस्क फैक्टर है ये हम यहाँ पे एक्यूट सिस्टाइटिस में भी बात करके आ चुके हैं। ठीक है, कि ये सारे इसके जो है कॉज हैं। ठीक है, तो यूटीआई के जो कॉज हैं वही यहाँ पे एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में भी रहेंगे, बस ये है कि ये अपर यूटीआई होता है। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ बताया गया प्रेगनेंसी भी इसका रिस्क फैक्टर है। और प्रेगनेंसी इसका रिस्क फैक्टर क्यों है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ना ये यूरेटर का जो टोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है ये रिलैक्सिंग हार्मोन है, तो यूरेटर के टोन को ये कम कर देता है, यूरेटर रिलैक्स हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है ये फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जो यूरेटर की टोन कम हो जाएगी तो यहाँ पे फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इस वजह से यहाँ पे यूटीआई देखने को मिलता है या पाइलोनेफ्राइटिस देखने को मिलता है। और देखिए कंप्रेशन बाय ग्रेविड यूट्रस, और ग्रेविड यूट्रस जो होता है जब ग्रेविड यूट्रस होगा तो ये भी यूरेटर को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे यूरिन का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता, यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इस वजह से हमको पाइलोनेफ्राइटिस देखने को मिलता है। तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर हो गए। ठीक है, कि इंडवेलिक कैथेटर है, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, वसाइको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स है, डायबिटीज मेलाइटस है और प्रेगनेंसी है। ठीक है, तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर हो गए और प्रेगनेंसी क्यों है ये भी हम बता दिए। अब देखिए इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात की जा रही है कि पाइलोनेफ्राइटिस यानी एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि इंक्लूड क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस, कि अगर इस एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस को हम अच्छे से ट्रीट ना करें तो ये क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा और रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस हमको देखने को मिल सकती है और पेरीनेफ्रिक एब्सेस देखने को मिल सकता है। तो देखिए पेरीनेफ्रिक एब्सेस यानी यहाँ पे किडनी इन्वॉल्व हुई, किडनी में हमको
पाइलोनेफ्राइटिस देखने को मिला। और ये अच्छे से हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आसपास के स्ट्रक्चर को ये इन्वॉल्व करने लगेंगे, इसी वजह से हमको पेरीनेफ्रिक एब्सेस देखने को मिलेगा। और इसमें ना ये मोस्टली पीछे की तरफ ये सेपरेट होता है और इसी वजह से हमको श्वास मसल का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे भी यही बताया गया है कि पेरीनेफ्रिक एब्सेस विद पॉसिबल पोस्टीरियर सेपरेट टू एडजेसेंट श्वास मसल, ठीक है। तो पॉसिबल पोस्टीरियर सेपरेट इसका होता है, इस वजह से एडजेसेंट श्वास मसल इसमें इन्वॉल्व होती है। और देखिए यूरोसेप्सिस का भी हमको कॉम्प्लिकेशन इसमें देखने को मिल सकता है। तो ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस हो गए। और हम ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए एंटीबायोटिक्स जो है ये इसके ट्रीटमेंट है और एंटीबायोटिक में हम फ्लोरोक्विनोलॉन्स को प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट और बाकी किस वजह से हुआ है उस तरह से हम जो ऑर्गेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीट करते हैं इसको। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस की बात करते हैं। तो देखिए क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस ये एक्यूट है या क्रोनिक, तो क्या है, द रिजल्ट ऑफ रिकरेंट और इनएडेक्वेटली ट्रीटेड एपिसोड ऑफ एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। तो अगर इस एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस को अच्छे से ट्रीट ना किया जाए या ये रिकरेंट हो तो ये क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉम्प्लिकेशन में देखिए सबसे पहले हम यही बात किए थे कि ये क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। अब देखिए क्या होगा, टिपिकली रिक्वायर्स प्रीडिस्पोजिशन टू इन्फेक्शन सच एज वेसाइकोइरिथ्रल रिफ्लेक्स और क्रोनिकली ऑब्स्ट्रक्टिंग किडनी स्टोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस में हमको और क्या देखने को मिलना चाहिए, तो यहाँ पे मोस्टली ना वसाइकोयूरेथ्रल रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। और वसाइकोयूरेथ्रल रिफ्लेक्स होता क्या है ना, ये देखिए हम पीछे बात करके आ चुके हैं, बस एक बार यहाँ पे रिकॉल करा दें। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये किडनी है और ये देखिए ये हमारा यूरेटर है। तो जब यहाँ से जो है अच्छे से इसका ओपनिंग नहीं होती है और जब इसकी अच्छे से ओपनिंग नहीं होगी तो यहाँ से वसाइको से यानी ये हमारा ब्लैडर से यहाँ यूरेथ्रा में रिफ्लेक्स जाएगा, जिसकी वजह से किडनी का अपवर्ड फ्लो होता है, ठीक है। इस वजह से हमको हाइड्रोनेफ्रोसिस भी देखने को मिलता है। तो जब इसका यूरिन का अपवर्ड फ्लो होगा इसको हम बोलते हैं वसाइकोइरिथ्रल रिफ्लेक्स और इसकी हम अलग से बात कर चुके हैं, ठीक है, अलग से टॉपिक में। और देखिए क्रोनिकली ऑब्स्ट्रक्टिंग किडनी स्टोन, तो क्रोनिकली ऑब्स्ट्रक्टिंग किडनी स्टोन है तो वहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये ऊपर का फ्लो नहीं आ पा रहा है, इस वजह से हमको यहाँ पे क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पे क्या है, कोआर्स एसिमेट्रिक कॉर्टिकोमेडुलरी स्कारिंग और ब्लंट कैलिक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एसिमेट्रिक कॉर्टिकोमेडुलरी स्कारिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे ना तो यहाँ पे ग्रॉस स्पेसिमेन की बात की जा रही है, तो ग्रॉस स्पेसिमेन में हमको एसिमेट्रिकली शंकन किडनी या इरेगुलर स्कार देखने को मिलेंगे किडनी पे। और देखिए ये जो कैलिक्स होंगे ना, कैलिक्स ब्लंट हो जाएंगे। कैलिक्स हमारे कैसे होते हैं, नॉर्मली ऐसे होते हैं, ठीक है, नॉर्मली ऐसे होते हैं। हम हाइड्रोनेफ्रोसिस में बात किए हैं कि कैलिक्स जो होंगे ये हमारे ब्लंट हो जाएंगे, ठीक है, कैलिक्स हमारे ब्लंट हो जाएंगे। और देखिए फिर क्या है, टिब्यूल कैन कंटेन इसिनोफिलिक कास्ट। और यहाँ पे देखिए एक और चीज क्या होता है, थायराइडाइजेशन ऑफ द किडनी। तो ये थायराइडाइजेशन ऑफ द किडनी क्या होता है कि जब टिब्यूल्स होते हैं ना, ये टिब्यूल्स कंटेन इसिनोफिलिक कास्ट। तो टिब्यूल में ना हमको इसिनोफिलिक कास्ट देखने को मिलेंगे और ये इसिनोफिलिक कास्ट ना हमको थायराइड टिश्यू में देखने को मिलते हैं, ठीक है, थायराइड टिश्यू में देखने को मिलते हैं लेकिन किडनी में नहीं होते हैं। लेकिन क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस की वजह से यहाँ पे इसिनोफिलिक कास्ट आ जाएंगे, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं थायराइडाइजेशन ऑफ द किडनी। तो देखिए यहाँ बताया गया टिब्यूल्स कंटेन इसिनोफिलिक कास्ट रिजेंबलिंग थायराइड टिश्यू, तो ऐसे लगेगा कि थायराइड टिश्यू है, इसी वजह से इसको हम थायराइडाइजेशन ऑफ द किडनी बोलते हैं। और यहाँ पे हम बताए ना कि यहाँ पे जो ट्यूब्यूल्स है इस ट्यूब्यूल्स की एट्रॉफी हो जाती है। तो देखिए ट्यूब्यूल्स हमारे शुरू में देखिए नॉर्मली कैसे रहते हैं, यहाँ पे देखिए सेल इस तरह होते हैं, फिर देखिए ट्यूब्यूल की एट्रॉफी हो जाती है और ये कोलाइड लाइक डिपोजिशन ये हमको देखने को मिलता है ल्यूमन में, ठीक है। तो नॉर्मल ऐसे रहते हैं, फिर बाद में देखिए फ्लैटेंड हो जाते हैं टिश्यू, ठीक है, एट्रॉफी की वजह से। और यहाँ पे हमको कोलाइड लाइक डिपोजिशन यहाँ ट्यूब्यूल्स में देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस और एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। तो ओवरऑल हम पाइलोनेफ्राइटिस की बात कर लिए कि पाइलोनेफ्राइटिस होता क्या है कि जब हमको इन्फेक्शन देखने को मिलेगा किडनी में तब इसको हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। और ये यूटीआई की वजह से हो सकता है, इसको हम अपर यूटीआई बोलेंगे। और कभी कभी ये हेमेटोजेनस सेपरेट भी हो सकता है। इस वजह से मोस्ट कॉमन कॉज अगर पाइलोनेफ्राइटिस का पूछा जाए तो ये हम सीधा टिक कर देंगे ई कोलाई, ठीक है। ई कोलाई इज मोस्ट कॉमन है क्योंकि पाइलोनेफ्राइटिस मोस्ट कॉमनली हमको यूटीआई की ही वजह से देखने को मिलता है। और हेमेटोजेनस सेपरेट भी हो सकता है, तो वहाँ पे दूसरे कॉज होंगे। और ये एक्यूट होगा और एक्यूट में हम बताएं कि ये सारे सिम्टम प्रेजेंट होंगे और एक्यूट को हम ट्रीट नहीं करेंगे तो ये क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थायराइडाइजेशन ऑफ द किडनी हमको देखने को मिलती है। और लोअर यूटीआई और अपर यूटीआई में हम फर्क यही बताएं कि जब लोअर यूटीआई रहेगी यानी एक्यूट सिस्टाइटिस वगैरह कंडीशन तो यहाँ पे हमको सिस्टमिक साइन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिस्टमिक साइन एब्सेंट रहती है इसमें, लेकिन एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस कंडीशन में हमको सिस्टमिक साइन प्रेजेंट देखने को मिलती है।